स्टूडेंट्स, मैं हूं सरबर कचांडी एक नई वीडियो के साथ। द कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी के तवस्सुल से एमडीकेट सेल्फ असेसमेंट 2024 में एवोल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है स्टूडेंट्स के लिए भी और वो कैंडिडेट्स जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जो लेक्चरशिप में अप्लाइड हैं उनके लिए भी, खासतौर पर ज़ूलॉजी वाले उनके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एवोल्यूशन, क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट जो लेक्चरशिप में और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में, उसके हवाले से भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हिस्ट्री होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बिना ताखीर के चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले सवाल में हमसे पूछा गया है in question number 1 the theory spontaneous generation was proposed by। तो डियर स्टूडेंट्स, spontaneous generation एक ऐसी जनरेशन है, ये थ्योरी है जिसका दूसरा नाम जो है वो है ए बायोजेनेसिस, राइट। तो ए बायोजेनेसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसमें उन्होंने कहा था जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक्चुअली दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग का नाम जो है, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही मशहूर है, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट जो है इस स्टोरी के साथ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन उसके साथ इसको मंसूब किया जाता है। तो ये ख्याल जो था वो अरिस्टोटल ने दिया था। इसका दूसरा नाम जो है वो ए बायोजेनेसिस या अबायोजेनेसिस जिसके नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। तो कैरोलस लीनियस, तो अगर इनकी बात करेंगे नहीं है तो टैक्सोनॉमी का फादर है। टैक्सोनॉमी का जो ओल्ड फादर है वो भी वो अरिस्टोटल को माना जाता है, क्लासिफिकेशन का ओल्ड फादर अरिस्टोटल है, लेकिन इस वक्त जो है हम कैरोलस लीनियस को बहुत बड़ा स्कोप देते हैं। और इनके अलावा मैल्थस है और जेम्स हटन है। जेम्स हटन ने जो है यूनिफॉर्मिटेरियज्म जो है उन्होंने एक कहानी यानी एक थ्योरी दी थी, उसमें उस अपनी थ्योरी में जो है ओरिजिनेशन ऑफ ओशंस, रिवर्स और ये सारी चीजें जो उन्होंने बताई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स पूछा गया हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है वो हटन ने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें रिवर्स की बात की गई थी, रिवर्स, ओशंस की बात की गई थी, माउंटेन्स की बात की गई थी, ये कैसे बनते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे जो है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है उन्होंने ही जो है बताया था इसके बारे में, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो व्हाट इज मेंशन इन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबको पता है कि जब भी हम हाइड्रोसल्फाइड की बात करते हैं, पुराने दौर में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ करता था, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होता था उसमें डायरेक्टली वाटर की जरूरत नहीं पड़ती थी, वाटर तो बाद में प्लांट्स करते हैं, लेकिन एल्गीज जो करते थे वो हाइड्रोसल्फाइड जो है वो पुराना एक रिसोर्सेज है हाइड्रोजन सल्फाइड, जहाँ से उनको जो है क्या मिलता था, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता था और वहाँ रिडक्शन का प्रोसेस होता था, ठीक है जी। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक होता था, हाइड्रोजन जाकर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइंट होता था और उससे ग्लूकोज मिलता था और ग्लूकोज के साथ प्लस जो है वो सल्फर जो है वो रिलीज हो जाता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। जैसे आज हम जब भी बात करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो ये पुराना फोटोसिंथेसिस का एक जरिया था हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। और डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि प्रोकैरियोट्स आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व्ड। तो ये बताएं कि प्रोकैरियोट्स कब जो है वो वजूद में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व्ड, अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स 3.5 जो हमें अल्फा में ऑप्शन है 3.5, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोकैरियोट्स वजूद में आए थे, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोट्स वजूद में आए थे और कब आए थे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ ऑप्शन नंबर जो बीटा में इन्होंने पूछा
4.5 या 4.5 या 6 में डियर स्टूडेंट्स ये एज ऑफ अर्थ है और इस जमाने में अर्थ वजूद में आई थी। अगर हम बात करते हैं चार्ली की 1.5 बिलियन ईयर्स अगो की, तो डियर स्टूडेंट्स इस जमाने में जो यूकैरियोटिक सेल है वो वजूद में आया था। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस अलग अलग एक एमसीक्यूज का यानी एक स्टेटस रखते हैं, ये तीनों अलग अलग ऑप्शंस हैं इनमें। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन तो यहाँ पे मौजूद है 3.5 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि प्रोकैरियोट सबसे पहले वजूद में है। अगर एज ऑफ अर्थ पूछी जाए तो 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, राइट। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, जैसे कि एंडोसिम्बियोट कॉन्सेप्ट या थ्योरी की बात, हाइपोथेसिस की बात करते हैं या मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की बात करते हैं, उन्होंने भी लाइन मार्गुलिस ने क्या कहा था, उन्होंने भी बताया था 1.5 बिलियन ईयर्स, उन्होंने एज बताई थी किसकी, वो भी यूकैरियोट जो फर्स्ट यूकैरियोटिक था उन्होंने उसकी एज बताई थी। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने पूछा है हमसे कि आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एज। तो डियर स्टूडेंट्स उस जमाने में जब ये आर्की बैक्टीरिया वजूद में आए थे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। ये कहाँ पे वजूद में आए थे डियर स्टूडेंट्स, हॉट स्प्रिंग में ये वजूद में आए थे। तो ये ओशनिक ये हॉट ओशंस में वजूद में आए थे, जिनको हम थर्मल वेंट भी कहते हैं, थर्मल वेंट कहते हैं, या इसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं, राइट। तो हॉट स्प्रिंग, लेकिन इस वक्त टेम्परेचर कितना था, इस वक्त अगर जो प्रूव हो चुका है तो प्रूव हुआ है कि ये 120 सेंटीग्रेड या सेल्सियस पे जो है ये आर्की बैक्टीरिया इस वक्त भी थर्मल वेंट में मौजूद है और सर्वाइवल इनका है। तो 120 सेल्सियस पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमसे पूछा है कि फ्लैजिला might have arisen through the ingestion of। तो डियर स्टूडेंट्स याद करें, जब हम बात करते हैं इंडस एम्ब्रियोट का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमने स्पारोकीट की बात करते हैं। तो स्पारोकीट बैक्टीरिया थे, स्पारोकीट बैक्टीरिया, उनको क्या किया गया था, जो अमेबाइड एन अमेबाइड जो है एन एरोबिक अमेबाइड जो बैक्टीरिया था, बहुत बड़ा बैक्टीरिया था, ह्यूज साइज का बैक्टीरिया था, इन्होंने क्या किया था, इनको इंगल्फ किया था स्पारोकीट को। ये भी बैक्टीरिया वो भी बैक्टीरिया, दोनों बैक्टीरिया थे, लेकिन इनको जो है स्टेबलाइज किया था, यहाँ उनसे लोकोमोटरी ऑर्गन बनवाया था। तो आंसर जो होगा कि वो होगा स्पारोकीट। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या थे डियर स्टूडेंट्स, वो फिलामेंटस थे। उनको जब एनारोबिक बैक्टीरिया अमीबाइड बैक्टीरिया उनको जब इनगल्फ किया था तो ये फोटोसेंस का प्रोसेस करने शुरू हो गए थे। तो फोटोसेंस जो है, जब भी हम बात करेंगे तो साइनोबैक्टीरिया से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने साइनोबैक्टीरिया को जो है इनगल्फ कर लिया था। ये बैक्टीरिया एनाबॉलिक बैक्टीरिया जो है वो पैदा हुए थे, इससे पहले कैटाबॉलिक बैक्टीरिया थे। तो ये जब भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया से वजूद में आए थे। तो यहाँ फ्लैजिला का है, तो फ्लैजिला डियर स्टूडेंट्स वो स्पारोकीट बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के बाद जो है फ्लैजिला जो है पैदा हुआ, और फ्लैजिला जो है इट इज सेड टू बी द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया, राइट। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो डियर स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 7 न्यू डार्विनिज्म हैज इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं न्यू डार्विनिज्म की, तो जब डार्विन की थ्योरीज को थोड़ा सा देख लें तो डियर स्टूडेंट्स डार्विन की थ्योरी में बहुत ज्यादा जो है कॉम्बिनेशन था, किस किस का, मुख्तलिफ साइंटिस्ट का कॉम्बिनेशन था। जैसे अगर मैं चार्ल्स लाइल की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी की बुक्स उन्होंने पढ़ी थी। अगर मैं पॉपुलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो उस बुक को भी इन्होंने पढ़ा था। और इनके अलावा फोसिल्स के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था। और फोसिल्स के हवाले से ये कि पॉपुलेशन जो है वो जो बढ़ती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, रिसोर्सेज इतने तेजी से नहीं बढ़ते, रिसोर्सेज जो अर्थमेटिकली जो है वो इंक्रीज होते हैं, और पॉपुलेशन जो होती है वो जो है वो तेजी के साथ जो है वो बढ़ती जाती है उनकी। तो मतलब ये कि उन्होंने पैलेंटोलॉजी पे भी स्टडी किया था और टैक्सोनॉमी पे भी स्टडी किया था। जबकि बात आती है न्यू डार्विनिज्म की, जिसको हम सिंथेटिक हाइपोथेसिस कहते हैं, तो उन्होंने
डार्विन को मेंडल के काम के साथ मिला दिया था, तो मेंडल का काम जो है वो सारे का सारा जेनेटिक्स पे था। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स जो राइट ऑप्शन होगा इनका वो होगा ऑल ऑफ दीज। राइट ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि डार्विन की थ्योरी जो है वो टैक्सोनॉमी पैलेंटोलॉजी पे मिलती है, और न्यू डार्विनिज्म की बात जब भी हम करते हैं तो वो किसके साथ मैच करती है, वो जेनेटिक्स के साथ मैच करती है, तो इसलिए आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया गया था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 की जब भी हम बात करेंगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच टू आर मोर स्पीशीज evolved इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्जन, एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट है, कोएवोल्यूशन और एडाप्टिव रेडिएशन है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके आंसर से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब स्नेक की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स स्नेक जो फीड करता है मोस्टली वो फ्रॉग पे करता है, और फ्रॉग या टोड भी करता है। तो आपको बताइए फ्रॉग या टोड इनके पास जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है, और पैरोटिड ग्लैंड में इनमें जो है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है, जो इनको खाते हैं वो मर जाते हैं, वजह कि उनके टॉक्सिसिटी जो है उनकी बॉडी में आ जाती है। लेकिन स्नेक ने क्या किया, इनके अगेंस्ट में अपनी बॉडी में एक टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बनाया, और इनके अडेप्टेशन के लिहाज से तो फिर क्या हुआ कि जब टोड को स्नेक खाता है तो इस टॉक्सिक मटेरियल का इनकी बॉडी पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये रेजिस्ट होता है। टॉक्सिक रेजिस्टेंस जो है उनकी प्रोटीन्स इनकी बॉडी में मौजूद होती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस हवाले से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डियर स्टूडेंट्स होगा को एवोल्यूशन मतलब ये एक दूसरे पे क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉग जो है उनको स्नेक खा जाएगा। फ्रॉग का जो टॉक्सिक मटेरियल उनकी बॉडी में होता है वो स्नेक के टॉक्सिक मटेरियल के मुकाबले में जो है वो ज्यादा नहीं है, तो वो रेजिस्ट हो जाएगी दोनों के दरमियान में। तो इसलिए कि फ्रॉग जो है उसके टॉक्सिसिटी से स्नेक पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि स्नेक की बॉडी में भी एक ऑलरेडी टॉक्सिक मटेरियल है जो उनको रेजिस्ट करेगा। तो राइट ऑप्शन विल बी कोएवोल्यूशन। ठीक है, अगर हम कन्वर्जन एवोल्यूशन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो कन्वर्जन के लिए सिंपल आप टर्म याद कर लें कि कन्वर्जन एवोल्यूशन उनको कहते हैं जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री ना हो। कन्वर्जन में पेरेंट्स जो उनके होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन क्राइटेरिया उनका सेम होगा। लेट सपोज ये हम एक समंदर की एक्वेरियम की बात करेंगे, यहाँ पे फिशेस भी रहती हैं, फ्रॉग भी रहते हैं, ठीक है, और इनके अलावा काफी जानवर और भी रहते हैं। तो इनका जो है इनके पेरेंट्स जो है वो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, लेकिन एडाप्टेशन इनका सेम है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग करते हैं। तो कन्वर्जन एवोल्यूशन में ये होता है कि उनका जो फंक्शन होता है बॉडी पार्ट्स का या ऑर्गन्स का वो सेम होता है, एक्चुअली उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम माहौल से एटमॉस्फेयर से कोई एग्जांपल ले लें तो मैं सिंपली एग्जांपल जो है अगर लूं तो इंसेक्ट के विंग्स का ले सकता हूं, इंसेक्ट के विंग ऑफ इंसेक्ट्स और प्लस विंग्स ऑफ बर्ड्स। तो विंग्स ऑफ बर्ड, तो दोनों का फंक्शन देखें तो दोनों क्या करेंगे, फ्लाइट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मैच नहीं करती, बिकॉज देयर इज नो एनी कॉमन एंसेस्ट्री। तो कॉमन एंसेस्ट्री की जब भी बात करेंगे भाई, कॉमन एंसेस्टर कौन से होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स फिर हम डाइवर्जेंट की बात करेंगे। डाइवर्जेंट में क्या होता है, कॉमन एंसेस्ट्री होती है, पेरेंट्स उनके जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन उनके एडाप्टेशन चेंज होने की वजह से क्या होता है, फिर उनमें अलग अलग करेक्टर पैदा हो जाते हैं। तो ये एडाप्टिव रेडिएशन भी इसी के साथ रिलेट करता है कि एडाप्टिव रेडिएशन वो चीज होती है जिन एडाप्टिव रेडिएशन सारे का सारा एडाप्टेशन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं गैलापागोस आइलैंड पे जो 13 या 14 जो फिंचेस देखी थी डार्विन ने, तो उन चिड़ियाज की जो फिंचेस थी वो सारे का सारा एडाप्टिव रेडिएशन की बात होती है, क्योंकि एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि मुख्तलिफ बर्ड्स ने मुख्तलिफ खाने को अडाप्ट किया, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट को अडाप्ट किया, जहां उनको खाना अच्छा मिला तो उनमें मॉडिफिकेशन आ गए, जिसकी वजह से हम उनको जो है डिफरेंट फिंचेस में उनको डिफरेंट स्पीशीज मानते हैं। तो वजह क्या थी, उनका खाना डिफरेंट हो चेंज हो चुका था। तो एडाप्टिव रेडिएशन भी इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर, इस लिहाज से जो इनका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वो इनका होगा को एवोल्यूशन। बाकी मैंने रीजंस दे दिए
कि कन्वर्जन एवोल्यूशन किसको कहते हैं, डाइवर्जन किसको कहते हैं, और एडाप्टिव रेडिएशन किसको कहते हैं। तो इसका आंसर जो 8 का होगा वो होगा सी। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इन्होंने पूछा हमसे होमोलॉगस स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, होमोलॉगस के लिए एक चीज ध्यान में रख लें कि पहली बात ये कि उनका कॉमन एंसेस्टर होगा। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री उनकी होगी और उनमें पहली पॉइंट यही बनती है। और दूसरा जो पॉइंट इनका बनता है डियर स्टूडेंट्स, और कौन सा बनता है इनका पॉइंट, कि उनका ओरिजिन जो होगा वो सेम होगा, सेम सिमिलर ओरिजिन होगी, मतलब जो इब्तिदा उनकी हुई है किसी भी कॉमन एंसेस्टर से हुई है। और तीसरा ये होगा कि उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर उनकी सेम, ठीक है, और सिमिलर स्ट्रक्चर होगी उनकी, सेम है, फंक्शन उनका डिफरेंट होगा। ठीक है, फंक्शन जो उनका होगा वो डिफरेंट। वजह, अभी हमने पिछले सवाल में एडाप्टिव रेडिएशन पढ़ा था। जो एडाप्टिव रेडिएशन होता है उसमें मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ इलाके को एडाप्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो सर्टेन अपने बॉडी के ऑर्गन्स को यूटिलाइज करते हैं, कुछ को यूटिलाइज नहीं करते। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर होगी वो सेम है और फंक्शन इनका डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एडाप्टेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम ये अगर पुरानी बुक को यूज करेंगे इंटर की को, तब भी उसमें ये चीज मौजूद है और नई बुक में भी ये ऑलरेडी मौजूद है कि हम होमोलॉगस हमेशा उनको कहते हैं जिनमें कॉमन एंसेस्ट्री मौजूद होती है, सेम ओरिजिन होता है उनमें, और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, उनकी बॉडी ऑर्गन्स की जो स्ट्रक्चर वो सेम होती है, लेकिन एडाप्टेशन चेंज होने की वजह से उनमें जो करेक्टर होते हैं वो डिफरेंट जो है करेक्टर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फंक्शन उनका चेंज हो जाता है। जैसे फिल्पर्स को वेल फिल्पर को यूज करता है, और कैट जो है वो अपने लेग्स को यूज करती हैं, और इंसान ह्यूमन जो है अपने लेग्स को यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी हड्डियों के स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, क्योंकि वी आर कोडेट्स एंड एज वेल एज द मैमल्स। तो स्ट्रक्चर हमारी तकरीबन एक जैसी है, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि वेल की बात करेंगे तो वो स्विम का काम करती है, और बर्ड्स की बात करेंगे तो वो फ्लाइट का काम करते हैं, हम लोग जो है वो पेंडलिंग का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एडाप्टेशन रेडिएशन की वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिहाज से, और आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आंसर इनका जो है यहाँ पे देखें जरा, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, और यहाँ पे देखें आर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड फिल्पर्स ऑफ डॉल्फिन, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ आइज देख लें, आइज ऑफ इंसेक्ट, आइज ऑफ मैमल्स, यहाँ देख लें डॉग्स, लेग्स ऑफ डॉग्स और लेग्स ऑफ हॉर्सेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्ट ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा बी। अभी मैंने आपको बताया, तो फिल्पर जो होते हैं डॉल्फिन के और ह्यूमन के जो आर्म्स होते हैं, इनकी एक्चुअली इनकी बेसिक जो उनका पैटर्न होता है वो सेम होता है, लेकिन इनका एडाप्टेशन चेंज होने की वजह से फंक्शन इनका डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर इनकी हड्डियों की सेम है, और फिल्पर में भी हड्डियां मौजूद होती हैं, और ह्यूमन आर्म में भी हड्डियां मौजूद होती हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम है, लेकिन इनका एडाप्टेशन चेंज होने की वजह से डॉल्फिन पानी में रहती हैं, हम इंसान लोग जो है वो खुश्की पे रहते हैं, तो हम पैडलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन वो क्या करती है, डॉल्फिन वो तैरने का काम करती है। तो यहाँ पे दोनों का फंक्शन जो है डिफरेंट होगा, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो सेम होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या लिखा है इन्होंने, व्हेन डिफरेंट एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट they tend to show uh, similarity in the body from this type of। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सिमिलरिटी शो की जा रही है एवोल्यूशन के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको खुद को पता है जब भी हम सिमिलरिटी की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में कॉमन एंसेस्ट्री आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आता है, कॉमन एंसेस्ट्री आती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि शो डिफरेंट सिमिलरिटी जो है बॉडी ऑर्गन्स शो करते हैं सिमिलरिटी, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स क्योंकि वो रहते अलग अलग माहौल में हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी सही है। अगर यहाँ पे अगर आ जाता क्या कहते हैं इसका आंसर, एडाप्टेशन रेडिएशन, तो एडाप्टिव रेडिएशन भी इसका आंसर बन सकता है,
क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर क्राइटेरिया की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो अलग उनका जो है उनके रहन सहन अलग एनवायरनमेंट होती है, जिसकी वजह से उनमें करेक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर आ जाते हैं एवोल्यूशन के लिहाज से। तो आंसर विल बी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कोई एडाप्टिव रेडिएशन नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं बकिया एमसीक्यूज की तरफ, जो 11 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहेगा वो साथी हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ये आपको हिट करना है हमारे बेल आइकन को, ताकि आपको जो है जब भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं एमडीकेट के हवाले से, बीएसएन के हवाले से, नम्स के हवाले से, तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा। तो फिर हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।